कोई कल को कहेगा जी हमें मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, कोई कहेगा हमें बौद्ध राष्ट्र बनाना है, कोई कहेगा हमें जैन राष्ट्र बनाना है, ईसाई राष्ट्र बनाना है। तो इस तरह से चूंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, और चूंकि ये जो इस तरह की जो यात्रा है सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अराजकता फैलाने का काम करती हैं, जो मैं समझता हूं किसी भी तरीके से देश के नागरिकों के ना तो हित में है और ना ही इस तरह से देश के किसी भी व्यक्ति के हित में है। क्योंकि सरकारों को इस तरह से मतलब बजाय यात्राओं को मतलब सहयोग करने के या उस तरह से करने के, अगर समाज में प्रॉपर तरीके से संवैधानिक रूप से कार्य किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों के स्वास्थ्य की बातें की जाए। सरकार एक तरफ कहती है कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को जो राशन बांट रहे हैं, जबकि मेरा अपना मानना यह है कि उनको राशन बांटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें 80 करोड़ को रोजगार किस तरह से प्राप्त हो, वो किस तरह से अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि आप उनको रोजगार दे देंगे तो मतलब अपने आप ही जो सारी चीजें पैदा कर लेंगे। अगर आप उनको इस तरह से उलझा रखेंगे और इसमें आप खुश होंगे और फिर ये दावा करेंगे कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बाद में, तो मैं समझता हूं संभव नहीं है। तो भारत का संविधान इजाजत देता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की कोई ऐसा प्रावधान है कहीं, कोई ऐसा? देखिए, भारतीय संविधान में हर आदमी को अपने धर्म का और अपने विचारधारा का फैलाने का अधिकार है, मगर कोई आदमी ये कहे कि एब्सोल्युटली वो इस तरह से हिंदू राष्ट्र बना लेंगे या और कोई राष्ट्र बना लेंगे, तो उसकी जो इजाजत नहीं देता। और इस तरह की गतिविधियां संविधान के विरुद्ध है, और जो चीज संविधान के विरुद्ध है, जो देश के विरुद्ध है, ये मानिए मतलब गैर संवैधानिक है, टोटल गैर संवैधानिक है। सर, ये भी कहा जाता है कि हिंदुओं को खतरा है, हिंदू मतलब कम होते चले जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग। देखिए, ये ऐसी चीजों के तर्क दिए जाते हैं। ये तर्क वो सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी बताया ना कि वो गुमराह करने के लिए, आम आदमी को गुमराह करने के लिए इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। जिस देश में मैं समझता हूँ लगभग 80 से और 85% लोग हिंदू आबादी हो, और सबसे ज्यादा कुरीतियां तो आपने अपने हिंदू समाज में ही कर रखी हैं। आप हिंदू समाज के ही व्यक्ति के साथ खाना नहीं खा सकते, उसके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते हैं, तो खतरा तो उन चीजों से समाज के लिए। उन चीजों को खत्म करने के लिए आज तक कभी किसी को जाति को खत्म करने की बात नहीं होती। किसी भी जो मतलब जो आज भी देश आजाद होने के बाद में जबकि छुआछूत आर्टिकल 17 में खत्म कर दिया गया है, मगर उसमें देखा गया है कि वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। आप जो कहीं किसी को मूंछ रखने पर उसकी जो गर्दन काट दी जाती है, कहीं घोड़ी चढ़ने पर उसको मार दिया जाता है, कहीं मटके से पानी पीने पे मार दिया जाता है, तो वो चीजें आज भी मतलब दिखाई देती हैं। तो वो चीजें खत्म होनी चाहिए बजाय इस तरह की यात्रा। और लोग डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उनको मौजूदा व्यवस्था से क्या दिक्कत है सर, जो ना हिंदू राष्ट्र चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली कुछ द्वारा वो नहीं चाहते कि देश में शांति व्यवस्था रहे, क्योंकि जो आज की टाइम में जो भी चीजें चल रही हैं वो सिर्फ क्षणिक लोगों को खुश करके और वो पूरा गुमराह करके, मैं ये कहूंगा कि गुमराह करके देश में शासन करना चाहते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इस तरह से आप शासन नहीं कर सकते जब तक सभी की बात नहीं होगी। ये संविधान पे हमला है एक तरीके? निश्चित रूप से संविधान पे हमला है, और ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जब संविधान सभा में पहली बार जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत सही नहीं होगी तो वो संविधान जो गलती साबित होगा, और अगर संविधान कितना भी गलत हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ सुथरी होगी तो निश्चित रूप से संविधान अच्छा ही साबित होगा। तो आज निश्चित रूप से संविधान को लागू करने वाले लोगों की ना तो नीयत सही है, ना उनकी इच्छा शक्ति है, ना ही वो समाज में इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं जो समाज और देश के हित में हो। लेकिन कई लोग ये कहते हैं अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता तो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा सर। नहीं, ये आप देखिए, मैंने अभी जैसे बताया कि जो आप किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मेरे पास अभी एक पंडित जी आए, वो ऐसी बातें करने लगे भाई मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, तो उन्होंने दुनिया भर की चीजें बैरियर बता दिए कि जी हमारा इस कास्ट में हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको ऊंचा मानते हैं। कोई कह रहे कि हम इस कास्ट में शादी नहीं कर सकते, वो हमसे नीचे हैं। तो इवन जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं कि भाई हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार वो हैं फर्स्ट नंबर पे, उनके अंदर ही इतना जाति भेद और वो है। तो अगर इस तरह की भेदभाव रहेगा समाज में तो कौन क्या कर पाएगा? तो ये थोड़ी गलत है कि हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र किसी भी तरीके से देश का भला होने वाला है। लेकिन जो लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं उनका ये भी कहना कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई। नहीं, कहाँ होती है भाई? आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप जनरली जो उसमें कहाँ जो खत्म कर रहा है, कौन मुद्दा उठाता है? कोई मुद्दा उठाता है इस बात पे? कोई उठा रहा। पर ये भी कहते हैं कई शंकराचार्य कि जो हिंदू धर्म है वो जात पे ही टिका हुआ है,
अगर तो इसमें वो से जात हटा दी जाएगी तो इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो वो यही तो चाहते हैं भाई, ऊंच नीच की जो व्यवस्था है वो यही तो चाहते हैं। ऊंच नीच की व्यवस्था, वही व्यवस्था तो संविधान के अगेंस्ट है। संविधान तो ऊंच नीच की बात करता ही नहीं है। संविधान तो सबको एक समानता की बात करता है भाई, जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें, पर उस पर कभी काम ही नहीं हुआ आज तक, किसी भी सरकार तो ने क्या काम नहीं किया। हजारों साल पुरानी व्यवस्था को ये लोग लाना चाहते हैं? उनका फायदा है ना, उनका फायदा है, उनका फायदा है उस व्यवस्था में। जो हजारों साल पुरानी व्यवस्था उसको लाना चाहते हाँ, उसमें उनका फायदा है। हैं। अगर सर ये गैर संवैधानिक है और तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि कार्रवाई करने वाले लोग भी वही हैं, और जब कार्रवाई करने वाले लोग वो हैं तो वो कौन रोकेंगे भाई? वो बढ़ावा भी वही दे रहे हैं, कार्रवाई भी वही करेंगे, बट वो जो उसको नहीं करना चाह रहे। पर सर संविधान की शपथ लेके जो नेता मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं वो तो संविधान की शपथ ले रहे हैं, संविधान के खिलाफ ही जा रहे हैं। ये तो हमेशा से होता रहा है कि जो संविधान की शपथ लेता है मगर वो संविधान उसी व्यवस्था के विरुद्ध काम करता है। तो अब क्या कर सकते हैं सर इसमें? जो SC ST OBC के लोग, जो अम्बेडकरवादी हैं, खासकर जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, देखिए क्या करना चाहिए? मेरा तो ये मानना है इस देश के अंदर जो 99% को मैं कहूंगा, जो 99% लोग हैं इस देश में, उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि वो संविधान, जैसे मैंने अभी कहा कि संविधान वो हमारा मतलब दस्तावेज है। संविधान वो व्यवस्था है कि एक झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति का बच्चा भी पैदा होने के बाद में वो संविधान के माध्यम से देश का राष्ट्रपति बन सकता है, देश में IAS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सरकारी नौकरियों में जा सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, क्योंकि उस पर उस संविधान व्यवस्था के कोई रोक टोक नहीं है। और चूंकि हर व्यक्ति जब अपना सपना देख सकता है और देख ही नहीं सकता, उसको पूरा भी कर सकता है, तो जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रहनी चाहिए और उसको बचाने के लिए हर नागरिक को उस पर काम करना चाहिए। और जो ये चंद लोग हैं जो 0.1% में बताऊंगा, ये वो नहीं चाहते कि, देखिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोग्राम किया था पीछे, मैं अभी उस पर बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया, कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ये है कि अगर एक क्लर्क का भी एग्जाम होगा तो इसमें एक प्रोसेस होगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, लिस्ट बनेगी, सारी चीजें। मगर जो ऊपर जो जजेस बैठे हुए हैं, हम लोग कई बार लिखते भी रहते हैं, हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते हैं वो कॉलेजियम के माध्यम से बनते हैं, जो इन्होंने व्यवस्था बना रखी है। और उसमें जो स्टडी ये कहती है कि 300 साढ़े 300 परिवारों के लोग जो इस फिर के वहां से जज बनते हैं। तो हमारा तो मेन बात यह है कि आज भी संविधान होने के बावजूद भी लोग जो संवैधानिक तरीके से काम नहीं करते, संविधान की शपथ जरूर ली जाती है मगर संविधान को तोड़ा जाता है। पर कई लोगों का ये मानना, आप जैसे लोगों का, कि ये तो सब बहाना है, इनका असली निशाना जो है वो आरक्षण है, ये आरक्षण को खत्म करना चाहिए। देखिए निश्चित रूप से भाई आरक्षण तो आप देखें कि आज तक कभी भी किसी कैटेगरी में पूरा ही नहीं किया इन्होंने। जब इन्होंने किसी भी कैटेगरी में पूरा ही नहीं किया तो खत्म करने की बात अलग हो गई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको ये रहता है भाई, आप आरक्षण की बात करते हैं खत्म करने की, पहले इसको पूरा कर दीजिए ईमानदारी से। और जो कॉम्पिटेंसी और उसकी बात करते हैं, हमने तो वहाँ कॉलेजियम सिस्टम को भी कहा कि भाई आप UPSC की तरह जजेस का एग्जाम दीजिए। अभी पीछे इन्होंने लेटर एंट्री से 350 के करीब जो IAS बनाए हैं, आप देखिए जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और वो उनका तो आपने भविष्य चौपट कर दिया। वो 350 बच्चे समाज के जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो दिन रात मेहनत करके वो पहुंचते, उनका खत्म कर दिया। तो हमारे आम नागरिक को, आम जनता को उस बात पे आवाज उठानी चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। एक जगत गुरु है रामभद्राचार्य, उन्होंने कहा अगर देश से जल्दी आरक्षण खत्म होना चाहिए, नहीं तो देश में गृह युद्ध होगा। भाई उनकी मैथोलॉजी है वो, अगर मैं तो ये कहूंगा उनकी सरकार है, उनके माध्यम से सरकारें चलने वाली हैं, अगर उनमें दम है तो अपनी सरकारों से खत्म करा दें। मतलब सरकार ऐलान करे इसको लेकर। बस सरकार से अब खत्म कौन करेगी भाई? एक सरकारी तो व्यवस्था है और सरकार उनकी विचारधारा की चल रही है, अगर वो इतना ही चाहते हैं। बट चूंकि वो भी जानते हैं कि जो संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती, वो समाज को अननेसेसरी गुमराह करते हैं। क्या ये सरकार है इसके पीछे से, जैसे पानी में ये पत्थर मार के देखती है हलचल हो रही है नहीं हो रही, इस प्रकार की घटनाएं तभी की जा रही, चाहे यात्रा हो या आरक्षण को लेकर? भाई वो उससे उनको फायदा है। एक चीज बताइए, नहीं वो देखना चाहते हैं समाज में हलचल होगी इन चीजों से, नहीं होगी क्या? देखिए परीक्षा ले रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा कि जिस व्यवस्था से किसी फलो आपको किसी व्यवस्था से फायदा है तो आप उस व्यवस्था को क्यों छोड़ेंगे भाई? आप जैसे मान लीजिए आप पत्रकार हैं, आपका पत्रकार साथ से आपका नाम, फेम, रोजी रोजगार सब कुछ चल रहा है, और आपसे कहे कि भाई आप इसको छोड़ दिए तो नहीं छोड़ेंगे ना। इसी प्रकार से उन लोगों का भी
इस तरह की देश में विदेश फैला के, इस तरह की यात्राएं करके, इस तरह के भाषणबाजी करके उनकी दुकानें चल रही हैं, तो वो अपनी दुकानों को इतनी आसानी से खत्म थोड़ी होने देंगे। SC ST OBC को क्या करना चाहिए, जो बहुजन जिन्हें 85% करते हैं? भाई देखिए, निश्चित रूप से सारा वो जो होता है सरकार बदलने से ही होता है। सरकार में उसी विचारधारा के लोग पहुंचे, और वहां जब वो पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय संविधान ही सुप्रीम है, और जब भारतीय संविधान सुप्रीम है तो उसी के माध्यम से सरकार बनी हुई सरकार में सारी ताकत होती है। और जब वो लोग उसी विचारधारा के पहुंच जाएंगे तो ये सारी चीजें तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जैसे आपको ध्यान हो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक ही झटके में कर दिया करता, और उसमें हर आदमी के लिए बैंकों में जॉब करने का और सब। तो जो सरकार में सारी पावर है, सरकार जो चाहेगी वो कर देगी, मगर वो भी संविधान के अनुसार रखे। तो जो भी, ऐसा नहीं है, इस देश में संविधान है, जब तक संविधान जिंदा है हर आदमी के अधिकार सुरक्षित हैं, हर आदमी के कर्तव्य सुरक्षित हैं। अगर वो कोई वॉयलेट करेगा तो उसके लिए संविधान के अनुसार दंडित भी किया जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया SC SC एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश में सभी जो भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, एडवोकेट साथी काम कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके माध्यम से भी SC ST OBC के जो लोग हैं उनको जजेज नहीं बनाया जा रहा, ना हाई कोर्टों में ना सुप्रीम कोर्टों में। वो जो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। तो ऑल इंडिया SC SC एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी है कि हमें जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वी शुड बी अपॉइंटेड एज ए एडवोकेट। सरकार पे भी आरोप लगता है कि सरकार भी SC ST OBC के जज नहीं बनाना चाहते। आप लोग कह रहे हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम का जो पकड़ है सिस्टम में वो लोग भी नहीं चाहते हैं, खासकर जो 350 परिवार है। तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा सर? देखिए, जो जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो कुछ लोग जो देश के अंदर जो पहले जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने सिस्टम पर कब्जा कर लिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ तो ड्राफ्ट होने के बाद जो एजुकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे संस्थान है, चाहे वो एजुकेशन का संस्थान है, चाहे जुडिशरी का संस्थान है या प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, वो सारे के सारे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। और हम जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटीज के जो लोग थे वो कम पढ़े लिखे लोग थे, तो इसलिए वो उस चीज़ से वंचित रह गए, क्योंकि उनको एजुकेशन के आधार पर उनको कहा गया कि आपकी एजुकेशन उतनी नहीं है। और फिर जब आज एजुकेशन में हमारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लोग बढ़े हैं तो अब उनको दूसरे तरीके से कि आप लोग कैपेबल नहीं है, आपको इसलिए नहीं लिया जाएगा। तो लेकिन आज कैपेबल लोग हैं और कैपेबल लोग होने के बाद आज इंटेंशनली उनको नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि देश का जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको बनाए रखने के लिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। तो क्या कॉलेजियम सिस्टम में अगर आरक्षण का प्रावधान हो जाए तो क्या वो चीजें हो सकती हैं? इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे सिस्टम कॉलेजियम वाला रहे, चाहे शेड्यूल कास्ट, चाहे रिजर्वेशन वाला रहे, लेकिन शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, माइनॉरिटीज के जो जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक न्यायिक व्यवस्था है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक न्यायिक व्यवस्था दी है वो इसलिए दी है कि प्रत्येक व्यक्ति का इस पर विश्वास बढ़े, और देश के जब नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा तभी देश बेहतर तरीके से आगे ग्रोथ कर पाएगा। आज अब देश के अंदर असंतोष पैदा हो रहा है सरकार के प्रति भी और समाजों में कैसे होगी, क्या रास्ता है आपकी तरफ से, कोई सुझाव, क्या मतलब कैसे नियुक्ति हो SC ST OBC के जजों की? देखिए, हमने हमारा उद्देश्य जो हमने जो भी नियुक्ति की बात की है सुप्रीम कोर्ट में, हमने पहले भी ये बात रखी थी कि हमारे अध्यक्ष साहब ने भी ये बात रखी थी कि हमको चाहे रिजर्वेशन के माध्यम से अपॉइंट किया जाए, चाहे कॉलेजियम के माध्यम से अपॉइंट किया जाए, हमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। और प्रतिनिधित्व तभी मिल सकता है जब हम लोग लगातार प्रयास करें। और आज एडवोकेट समाज जो पूरे देश में तैयार है और अपनी बात रख रहा है कि हमें जो कॉलेजियम। तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कि जितनी भी नॉन जुडिशियल पोस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट में उसमें रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है, कि वो जजेस के लिए नहीं है, वो तो आम आदमी के लिए। उसमें रिजर्वेशन होने से ना होने से जुडिशरी पे, न्याय पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसको तो बड़ा फैसला बताया जा रहा था। सवाल ये है कि हमें न्याय चाहिए।
चाहिए, और न्याय के लिए ये जरूरी है कि न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास चाहिए। अब एक बहुत बड़े वर्ग के जब प्रतिनिधि वहां पर नहीं होंगे तो उस पूरे वर्ग का विश्वास जुडिशरी पर किस तरह स्थापित हो। एक लंबे समय से देखा गया है कि जुडिशरी भी पारदर्शी नहीं रही है, और वो न्याय देने में भी वो उसके जो मानसिकता है वो क्लियर नहीं होती है। तो मानसिकता तभी क्लियर हो सकती है जब सभी का प्रतिनिधित्व हो। तो ये नहीं है कि हाँ कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया और बाकी लोगों को नहीं अपॉइंट किया और बाकी वर्ग वंचित रह जाता है। तो आज जरूरत है देश को सही विकास देने के लिए, हर क्षेत्र में विकास देने के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, न्यायिक हो, तो उसमें एक प्रतिनिधित्व आना ज्यादा जरूरी है। कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में जो शासन होता है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा, और जनता पे ही शासन करते हैं वो लोग। जो संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान के अनुसार जो चुनी जाती हैं सरकारें, उनके माध्यम से शासन होता है। और जितना मैं समझता हूँ आज तक, जिस दिन से देश आजाद हुआ है उस दिन से लेके आज तक, देखिए एक आम आदमी संविधान के माध्यम से अपना सपना देख सकता है, और देख ही नहीं सकता वो अपना पूरा कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संवैधानिक अधिकार हर व्यक्ति के लिए मिले हुए हैं, और अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुए हर आदमी देख सकता है। और ये जो जिम्मेदारी है सरकारों की हैं, जो जनता द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, मगर देखने में यह आता है सरकारों को बात करनी चाहिए रोजगार की, सरकारों को बात करनी चाहिए आम जनता के स्वास्थ्य की, आम जनता की सुरक्षा की, आम जनता की एजुकेशन की, और इस तरह से समाज में अगर सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। मगर सरकारें सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में उन मुद्दों को, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक नागरिकों के मुद्दे हैं, उनको हटाकर, उनसे भटका कर लोगों को भटकाने का काम करती हैं।